अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लोजिंग और मैं हूं इरफान हैदर। जहां पाकिस्तान के अंदर मनफी खबरों की हर वक्त टेलीविजन चैनल्स पर भरमार रहती है, वहां कुछ अच्छी खबरें भी इस हफ्ते सामने आई हैं। अब यह अच्छी खबरें जो हैं आदाद व शुमार का गोरख धंधा है या वाकई आवाम तक इसके बेनिफिट्स जो हैं वो मुंतकिल भी होंगे, इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। PIA के हवाले से इस हफ्ते अच्छी खबर आई है। रेलवे के हवाले से बड़ा मुनाफा बख्श करार दिया जा रहा है। आदाद व शुमार ये सामने आए हैं। पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं उनमें भी इजाफे के आदाद व शुमार स्टेट बैंक ने जारी किए हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट ने पाकिस्तानी तारीख में पहली दफ़ा 1 लाख की नफसियाती हद उबूर कर ली है। इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। माहिर मईशत हैं शुएब निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शुएब साहब, PIA की अगर पहले बात कर लें, गुलाम सरवर साहब वज़ीर हवाबाजी थे, हमें याद है, और उनका एक बयान, उस बयान की वजह से हुआ ये कि फिर यूरोप पर PIA पर पाबंदी लग गई। अब ये पाबंदी हट गई है और कितनी ये कारगर हो सकती है जो PIA के निजकारी के हवाले से मामला चल रहे हैं, उस हवाले से। जी इरफान, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा पल्स के ऊपर हाथ रखा है और सवाल भी बड़ा आपका अच्छा है। बात यह है कि गुज़श्ता 4 साल के अंदर जब से पाबंदी लगी थी, पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को तकरीबन 450 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इसमें सिर्फ जो PIA का नुकसान है वो तकरीबन 220 अरब रुपए का है। और ये परसों जब हम निष्कारी कमीशन गए थे तो वहाँ जो हमारे हुकाम से बातचीत हुई थी, जो ऑफिशियल फिगर्स हैं जो कि जल्द जो है मिनिस्ट्री भी जारी कर देगी। ये तो वो नुकसान हो गया जो इस 4 साल के अंदर PIA के अंदर और एविएशन इंडस्ट्री के अंदर हुआ। अब जब ये PDM की हुकूमत आई थी तो उस वक्त एक वजीर हवाबाजी थे ख्वाजा साहब जी। उन्होंने अपने ऊपर ये धुन सवार की हुई थी कि मैंने इस सारा का सारा जो ना केसेस को और ये जो सारा का सारा एक स्कैंडल है उसको खत्म कराना है। इसके लिए फिर सेनेट की पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी बनी थी जिसको चेयर किया था सलीम मांडवीवाला ने, और उन्हें तमाम के तमाम जो पायलट पाकिस्तान में PIA में काम कर रहे हैं या एयर ब्लू में काम कर रहे हैं या PIA से किसी और जगह पे गए, उन सबका तमाम का तमाम प्रोफाइल 1 बाय 1 डिस्कस किया गया था। जाके ये प्रोफाइल देखते रहे थे और लोग कहाँ कहाँ से पढ़ के आए, उनकी सर्टिफिकेशन कहाँ कहाँ से थी और जो सर्वेलेंस थी, जो कंप्लायंस थी, वो किस हद तक जो है उन पर अमल दरामद हुआ। ये 2 जून 2024 को ये कमेटी ने इस तमाम के तमाम जो पायलट्स उनको क्लियर कर दी। अब उसके बाद जब ख्वाजा आसिफ साहब बाद इसके ऊपर ऑडिट एतराज़ात जो है वो EASA के यानी कि जो यूरोपीय यूनियन और जो UK DFA है जो इनकी एविएशन से मुताल्लिक है UK की, उनके एतराज़ात थे। UK वाले ये कह रहे थे कि जैसे EASA क्लियर करता है तो हम भी जो है इसको कोई एतराज़ नहीं करेंगे, वो मशरूत होगी EASA की सर्टिफिकेशन से और उनकी जो वेरिफिकेशन है। वो बड़ा लेंथी प्रोसीजर था। तकरीबन उसके बाद अब ये निजकारी भी चूंकि शेड्यूल में थी इसलिए निजकारी भी कर दी गई, कोशिश भी की गई, लेकिन निजकारी के रिजल्ट निकले नहीं क्योंकि मेन वजह यही थी कि सारे के सारे जो प्रॉफिटेबल रूट्स है वो हैं यूरोप के और लंदन के, मैनचेस्टर के। तो अब जो है अब जब इसकी निजकारी की गई तो वो महज 10 अरब रुपए की बोली आई, हुकूमत ने 85 अरब रुपए रखे। और अब जब ये क्लियर हो गया EASA की जानिब से, इस बात का कभी इम्कान है कि दिसंबर के वक्त में जो UK एविएशन डिपार्टमेंट है वो भी क्लियर कर देगा। इसमें 3 लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो कि PIA के अंदर जो खासतौर पर सिविल एविएशन के अंदर जो लाइसेंसिंग को देख रहे हैं, जो इसके कंप्लायंस को देख रहे हैं और जो इसको रेगुलेशन को देख रहे हैं, उन्होंने बड़ा EASA को मुतमिन करने की कोशिश की। इनके माहिरीन जो है वो 14 नवंबर को पाकिस्तान आए थे और उन्होंने भी तमाम का तमाम डाटा जो है वो पढ़ा। इस निजकारी के दौरान एक बहुत बड़ी बात ये भी हुई कि जितनी भी कंपनीज जो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए निजकारी में हिस्सा लेने आ रही थी उनको गुज़श्ता 5 साल की PIA की एक एक चीज के बारे में बताया गया और इसमें वो तमाम के तमाम पायलट्स जो इसमें शामिल थे उनकी भी जो है क्लियरेंस का मौका दिया गया। तो इसमें जो प्राइवेट एविएशन है, खासतौर पे जो हमारे यहाँ फ्लाई चेना आ रहा था और एयर सियाल आ रहा था, एयर ब्लू आ रहा था, उन्होंने भी जो किसी ने भी जो ना PIA के पायलट के ऊपर एतराज नहीं किया। जो एतराज़ात आते थे वो रूट्स के ऊपर आते थे। तो चूंकि अब रूट्स क्लियर हो गए और बड़ी जो है इस बात का इम्कान है कि अब चूंकि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो जो CCOP कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है उसने ये फैसला किया था कि हम इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फरोग करने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में अबू धाबी और कतर की हुकूमत के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत हो रही है और इसके लिए 30 नवंबर की तारीख थी, अब जिसको 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाएगा। इस सिलसिले में चूंकि अब ये रूट्स खुल जाएंगे तो और वैल्यू जो है वो इसमें ऐड हो सकेगी।
हमें ये भी बताया गया है कि पीआईए के पास ऐसा 4 777 बोइंग कपड़े डाल के जो है ना उन्होंने रखे हुए हैं, और सिर्फ वो सिर्फ यूरोप के रूट से तैयार करने हैं। वो जैसे ही यूरोप के रूट खुलते हैं तो विद इन फ्यू डेज उनको जो है वो रनिंग कंडीशन में लाकर इन रूट पे चलाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो ज्यादातर रूट्स है वो मिडिल ईस्ट का है, और खास तौर पे जो पाकिस्तान में एक पीआईए की सबसे बड़ी क्वालिटी ये तकरीबन 18 लाख पैसेंजर ये से वो सिर्फ हर साल, इसमें जो है वो फिलहाल ये बोइंग इस्तेमाल नहीं कर रहे और ये एयरबस को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब बोइंग जो है वो इस्तेमाल होगा। जैसे ही बोइंग इस्तेमाल होता है तो फिर आपकी जो है वो अभी जो बोइंग इस्तेमाल हो रहा है वो टोरंटो के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो जो आपकी बोइंग इस्तेमाल होने से जो आपकी क्वालिटी ऑफ सेफ्टी पैसेंजर सेफ्टी ट्रेवल होती है वो बढ़ेगी, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग आ सकेंगे। दूसरी बात कि जो आपका रूट खुलेगा, जो पाकिस्तानी इस वक्त महंगे महंगे टिकट खरीद कर जो है वो वाया दो मुल्कों से होकर अपने डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं, उनको बड़ी आसानी होगी। अच्छा, इसमें कितने परसेंट, हम परसेंटेज में कुछ आप बता पाएंगे? 5 से 10% जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से लोग जाते हैं पाकिस्तान से, और ज़्यादातर वही होते हैं जो काम काज के लिए जाते हैं, अपना जमा पूंजी सारी लगा के यूरोप या वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, उनके टिकट्स में किस हद तक आप कह रहे हैं कि उनके खर्चे में कमी आ सकती है? मतलब 5%, 6%, कुछ हम इस तरह परसेंटेज के हवाले से जान सकते हैं? देखिए, बात यह है कि जो रूट्स हैं वो वैल्यूएबल रूट्स किसी और के पास है ही नहीं। अच्छा। जैसे मैनचेस्टर डायरेक्ट है, लंदन डायरेक्ट है, मिलान, और उसके बाद जो है अब ये फ्रांस की इसमें फ्लाइट्स खुलेंगी, ये तमाम के तमाम डायरेक्ट रूट्स हैं। और फिर जैसे ही इस वक्त तो चूंकि मनमाना फेयर है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, वो बेचारे जो है वो यहाँ से इस्तांबुल जा रहे हैं, दोहा जा रहे हैं, या अबू धाबी जा रहे हैं, या फिर जो है वो कुछ उम्रा करके जो है वहां से जा रहे हैं। वो तमाम के तमाम जो रूट्स हैं वो तकरीबन 15 to 20% जो इस वक्त पैसेंजर है वो फौरन जो है पीआईए के ऊपर शिफ्ट होगा, क्योंकि जो कनेक्टिंग फ्लाइट है उसके झंझट से जान छूटेगी। सबसे बड़ा अजाब होता है ये कनेक्टिंग फ्लाइट के अंदर कि आपको जो है वो अपना लगेज रिक्लेम करना और लगेज का आपके साथ ट्रैवल करना, ये बड़ा जरूरी होता है। हम यही देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि सेम फ्लाइट हो, किसी भी सूरत जो है वो हीथ्रो से आगे लेके नहीं जाएगी। हीथ्रो से आपको प्रॉब्लम होती है कि आपको जहाज चेंज होता है या फ्लाइट चेंज होती है। इसी तरह जो इस वक्त इस्तांबुल जा रही है वो तो डायरेक्ट जा रही है, लेकिन इस्तांबुल से जो आगे जा रही होती है, चाहे वो मिलान जा रही हो, चाहे वो फ्रांस जा रही हो, चाहे वो किसी और मुल्क में जा रही हो, तो उसको फिर दूसरी फ्लाइट का बंदोबस्त करना पड़ रहा होता है। तो वो होस्टिंग फ्लाइट जो है वो डिफरेंट वहाँ जाके चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आपका लगेज नहीं मिल पाता, और इसी वजह से लोग जो है अवॉइड कर रहे होते हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट पीआईए के जरिए पकड़ें। और चूंकि क्लियरेंस भी हो गई तमाम के तमाम इनके पायलट्स की, और हमने देख ही लिया है कि इल्ज़ाम तो था, लेकिन इस दौरान सिर्फ वो एक ही हादसा हुआ था जो कि वो जिसकी वजह से सारी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। एक कराची में जो है वो पीआईए का एक जहाज रमज़ान के दौरान जो है वो उसमें हादसा हुआ था, उसकी इंक्वायरी में ये बात जो है वो सामने आई थी कि जाली डिग्री है। उसके बाद जो है वो ये इल्ज़ाम भी लगा, और इल्ज़ाम को धोते धोते 4 साल लग गए। जी इरफान। अच्छा, शुएब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम माजी की अगर बात करें पीआईए को, एशिया या कहा जाता है कि पूरी दुनिया में कहीं दूसरे या तीसरे नंबर पर हमारा शुमार होता था। पीआईए एक ब्रांड था, एक नाम था, और लोग बड़ा फ़ख्र करते थे पीआईए पे सवार होने में, पीआईए पर सफ़र करने में। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, ज़ाहिर है इसके सवाल क्या, अगर उसमें जाएंगे बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी वजह भी रही है, तो आप समझते हैं ये बड़ी वजह भी थी इसकी? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है तकरीबन ये 7,000 एम्प्लॉयज बनते हैं। अब चूंकि कोर कंपनी अलग हो गई है, जो एविएशन है वो अलग हो गई है, जो होल्डिंग कंपनी वो अलग हो गई है, तो अब तो पीआईए जैसे ही बहाल होता है फुल अपने, इसको तो मजीद बंदे चाहिए होंगे। अच्छा। क्योंकि इनके पास जो इस वक्त ज्यादातर जो उम्र के लोग हैं वो 50 क्रॉस कर रहे हैं, इनके जो स्टीवर्ड्स हैं वो भी 50 क्रॉस कर रहे हैं, जो इनके पास ये हॉस्टेस हैं, जो केबिन क्रू है वो मोस्टली 50 क्रॉस कर रहे हैं। तो अब तो इनको नए बंदे चाहिए होंगे। दूसरी बात ये, चूंकि आपने होल्डिंग कंपनी अलग कर दी है, सारे के सारे लॉसेस जो 885 अरब रुपए के हैं वो होल्डिंग कंपनी में पार्क कर दिए। तो अब जो है पीआईए को क्लियर करना, बैलेंस शीट के साथ चलाना वो बड़ा आसान होगा, कोई भी इन्वेस्टर होगा उसके लिए बड़ा आसान होगा। साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिश कर रही है कि हम जो इसके तकरीबन 76% शेयर दे दें और तकरीबन 24% अपने पास रखें। तो जब वो कमा रही होगी कंपनी, तो उसमें से 24% यानी कि 1/4 पाकिस्तान को मिल रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल रहा होगा। उससे फिर हुकूमत अपने कर्जे जो है और जो इसके लॉसेज हैं
उनको जो है वो कम करना उनको शुरू कम करने करेगा। में आसानी होगी। अच्छा, दूसरा ज़मीनी आमदोरफ्त का सबसे बड़ा जरिया ज़ाहिर है पाकिस्तान रेलवे। माजी में हमने देखा कि कभी 30 अरब का जो है वो नुकसान है, खसारे में है, कभी 40 अरब का, इस किस्म का सुन रहे हैं। अब बड़ी पॉजिटिव इस हवाले से खबरें आ रही हैं। अब जो एक आम आदमी है वो ये भी कहता है, ज़ाहिर है हुकूमत के ऊपर उस तरह ट्रस्ट लेवल नहीं है आम लोगों का, तो वो ये कहते हैं कि ये आदाद शुमार सिर्फ आवाम को बताने के लिए कहा जाता है। अब जो CEO है पाकिस्तान रेलवे के, आमिर अली बलोच साहब, वो कहते हैं कि 5 माह में मुसाफिर ट्रेनों और मालगाड़ियों ने 33 अरब रुपए कमाए हैं और ये सालाना 70 अरब तक जाने की तवक्को है। आप समझते हैं कि ये वाकई ऐसा हो रहा है? और अगर हो रहा है तो कौन कौन सी अहम तब्दीलियां इस मौजूदा हुकूमत ने की हैं कि इतने जल्दी इतनी बड़ी बेहतरी देख रहे हैं हम? देखिए, जब PDM की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के करीब था, और उस वक्त जो वजीर खजाना थे डॉक्टर मिर्जा इस्माइल, तो उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़ा स्लो कर दिया था। स्लो वजह की वजह ये थी कि हम जो है वो इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं करना चाह रहे थे, और हुकूमत पाकिस्तान यही चाह रही थी कि किसी भी तरीके से लोग अपना मयार ज़िंदगी बहुत महदूद कर दें, इम्पोर्ट्स ना खोलें और बहुत ज़्यादा शाखर्चियाँ ना करें। इसीलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो इम्पोर्ट उस ज़माने में बैन तकरीबन हो गई। अब चूंकि इम्पोर्ट खुलना शुरू हो गई हैं, रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। जो आप फ्रेट ट्रेन की बातें कर रहे हैं, फ्रेट ट्रेन जो है वो तमाम का तमाम अब जो हमारा मोस्टली जो सप्लाई चेन है वो ट्रक इंडस्ट्री के ऊपर था, लेकिन चूंकि अब ट्रक इंडस्ट्री जो है वो भी ग्रो तो कर रही है और प्रॉफिट भी कमा रही है, लेकिन चूंकि आसान और जो थोड़ा सा चीपर वे वो रेलवे के जरिए ही होता है, और दुनिया भर में रेलवे ही कमा के देती है। अब चूंकि हमारे यहाँ कोल जो है, जो इम्पोर्टेड कोल आ रहा था वो रेलवे के जरिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। जो फर्नेस ऑयल की तकसीम थी, जो डीजल की तकसीम थी, वो सब के सब जो है। इसी तरह जो हमारे कुछ ड्राई पोर्ट्स बने, खासतौर पर जो सियालकोट वाला वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इस्लामाबाद में बना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तमाम का तमाम जो इस्लामाबाद है, जहाँ से सामान आपको कश्मीर भी जा रहा होता है, नॉर्दर्न एरियाज में भी सप्लाई यहीं से जा रही होती है, तो वो इस्लामाबाद का ड्राई पोर्ट यूज हो रहा होता है। इसके लिए जो फ्रेट आ रहा होता है वो इस्लामाबाद का जो छोटा सा रेलवे स्टेशन है उसके साथ एक ड्राई पोर्ट बना हुआ है, उसके ऊपर जो है वो कंटेनर ट्रेन के जरिए आ रहे होते हैं। इसी तरह जो सियालकोट का है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां से एक्सपोर्ट भी हो रही होती है, वहाँ रॉ मटेरियल भी आ रहा होता है। तो ये तमाम का तमाम जो है चूंकि रेलवे से हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता हम ये भी देख रहे थे गुज़िश्ता 6 महीनों के अंदर बहुत ज्यादा मुजाहरे पाकिस्तान में हुए, रोड बंद हुई है, ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है वो बड़ा परेशान रही है। बार बार जो है वो कंटेनर बंद हो गए हैं, कंटेनर लॉक कर दिए गए हैं, पूरे बेलस सुबाई हमने कंटेनर के जो है वो पहाड़ देखे। इस वजह से जो है वो क्योंकि सप्लाई चेन उस तरफ मुतासिर हुई है, इसलिए रेलवे भी ज्यादा रश आया है और रेलवे ने करके भी दिखाया, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो रेलवे के प्रॉफिट्स हैं वो नजर आना शुरू हुए। साथ साथ चूंकि इंडस्ट्री खुलना शुरू हुई है पाकिस्तान में, रॉ मटेरियल्स आना शुरू हुए, तो इसकी ग्रोथ बेहतर हुई है। इस वजह से जो है वो पाकिस्तान में जिसे कहते हैं ना कि रुपए की तेल की वजह से, एक्टिविटी होने की वजह से जो है वो सामान भी आ रहा है। साथ साथ एक बहुत बड़ी बात ये हुई है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जो 38% इन्फ्लेशन थी वो कम होकर 8%। जो हमारे यहाँ जो शरह सूद था जो तकरीबन 24% पे था वो 15% पर आ गया। अब ये 15 दिसंबर को फिर मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास होने जा रहा है, इसमें इस बात की तवक्को है कि ये मजीद 2% कम होने का इम्कान है। जैसे ही ये मजीद 2% कम होगा, यानी कि 14 से जिस वक्त ये नीचे आ गया, तो आप देखेंगे जो पाकिस्तान में इस वक्त लोग गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं, उनके पास जो है वो अब ऑप्शन होगा कि वो 14% 13% के ऊपर जो है वो शरह सूद के ऊपर गाड़ियां खरीद सकेंगे। और जो हम दोबारा देख रहे थे कि पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री है वो ग्रो करना शुरू होगी, वो उसने भी बड़ा मुश्किल टाइम देखा था, और उन्होंने भी इस पूरे के पूरे अरसे के अंदर बड़े शटडाउन जो है वो देखे हैं। लोगों को उन्होंने रोजगार से भी हाथ धोना पड़ा ऑटो इंडस्ट्री के लिए। ये तमाम का तमाम वो हुनरमंद तबका है पाकिस्तान में जो कि तालीम याफ्ता भी था और मुसलसल जो है बुरे वक्त का सामना कर रहा था। लेकिन अब चूंकि शरह सूद कम होगा तो और नई नई गाड़ियों के नए नए मॉडल्स भी आ रहे हैं, खासतौर पर अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो उनकी भी बड़ी डिमांड आ रही है और लोग उस तरफ जा भी रहे। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो भी अब इस कीमत पे पहुंच रहे हैं कि इतने पहले छोटी गाड़ी आया करती थी, वो भी 4-4, 5-5 लाख को पहुंच रहे होंगे, तो उसके लिए भी जो लोगों को फाइनेंसिंग चाहिए होगी। तो जैसे ही शरह सूद कम होगा 15 दिसंबर के बाद हम देखेंगे कि जनवरी 2025 से जो एक टेक ऑफ नजर आएगा असर नौ तमाम की तमाम ऑटो इंडस्ट्री के अंदर शरह सूद कम होने की वजह से।
अच्छा, स्टॉक मार्केट की हम बात आपसे करना चाहेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट को लफ्ज़ों का गोरख धंधा भी कहा जाता है। अब इस पे आम आदमी की ज़िंदगी पे वाकई इस पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? क्योंकि जब आम आदमी ये सवाल करता है तो ज़ाहिर है माहिर मईशत से ही हम किसी से जान सकते हैं, आप जैसे से हम लाजवाब हो जाते हैं कि स्टॉक मार्केट तो एक तरफ 1 लाख पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा, फिर ज़र मुबादला के ज़खायर बताया जा रहा है कि उनमें भी बेहतरी आ रही है, स्लोली सही लेकिन बेहतरी आ रही है। लेकिन जब हम एक ठेले वाले के पास जाते हैं, एक मजदूर से मिलते हैं, तो वो मायूस दिखाई देता है। तो आप समझते हैं कि मईशत में ये जो ऊपर आदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं, आम आदमी तक भी इसका जो बेनिफिट है वो मुंतकिल होगा, और होगा तो कब तक हो पाएगा? देखिए इरफान, स्टॉक मार्केट जो है ना वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का आईना है। अब वो भद्दा हो या अच्छा हो, वो आईना तो वही कुछ बताएगा जो उसमें नजर आ रहा हो। अच्छा, ये है कि जब 2019-20 में कोविड के बाद, खास तौर पे जिस वक्त कोविड आ रहा था, उस वक्त भी पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट की पोजीशन थी वो 60 से 80 हज़ार जो है इंडेक्स तक जा सकता था, लेकिन वो गया नहीं था। तो उसके बाद पाकिस्तान में 38% इन्फ्लेशन हुई। जब महंगाई की शरह 38% होगी तो उसमें पड़ी हुई हर चीज जो है वो तकरीबन 35 से 38% महंगी होगी। उसमें चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मुतलिक चीजें हों, चाहे वो एनर्जी से मुतलिक चीजें हों, चाहे वो गुड्स हों। इसी तरह जो है पाकिस्तान में जो कंपनियां रियल एस्टेट हैं, उनको उनका जायज जो है वो शेयर और प्राइस मिल ही नहीं रही थी। फिर हुकूमत ने, हुआ ये, चूंकि IMF का बड़ा डंडा है पाकिस्तान के ऊपर कि जी आपने 3 जो सेक्टर हैं जिसमें रिटेल और रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर, इनको जो है वो आपने एक तरह का जो ना वो मुकद्दस गाय बनाए हुए, और आप इनके ऊपर इनसे टैक्स वसूलियाँ नहीं करते। तो अभी हुकूमत ने जहाँ ताज़ी 2 स्कीम रिटेल्स के लिए निकाली, तो रियल एस्टेट के लिए जो टैक्सेस बढ़ाए हैं उसकी वजह से रियल एस्टेट के अंदर जो ब्लैक मनी, या फिर हम ये कहें कि जो इन्वेस्टर का एक बहुत ज्यादा तूफान था, सुनामी था, वो डाइवर्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक मार्केट की तरफ। और वो लोग जिनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, अब वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है वो ऑप्शन अवेल कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को जो पहले मौका नहीं मिलता था, पाकिस्तान में होर्डिंग होती थी, चीनी जो है उसकी एक एक दिन में कीमत बढ़ती थी, हर बंदे को ये पता था कि चीनी हर हाल में महंगी होगी होगी, होल्ड हो रहा होता था, वीट होल्ड हो रही होती थी, लोग अपना पैसा जमीनें बेच बेच के जो है इन कमोडिटीज के अंदर जो है वो होर्डिंग करते थे, डॉलर की होर्डिंग करते थे। अब चूंकि डॉलर 1 साल से स्टेबल है, वीट 1 साल से स्टेबल है, शुगर की हालत ये है कि 155 से कम होकर इस वक्त 100 का रेट हुआ है। इसीलिए डॉलर भी स्टेबल होने की वजह से जो इसी तरह आप देखें कि जो घी के अंदर होर्डिंग होती थी वो कम होना शुरू हो गई, बल्कि अब तो खत्म होना शुरू हो गई। तो लोगों का जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगना शुरू हो गया। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि जो इस वक्त स्टॉक मार्केट में जो लोग बैठे हैं वो ये कह रहे हैं, जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं और जिस तरह की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, अगर अभी भी लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे तो उनको 15 से 20% तक सालाना प्रॉफिट मिल सकता है। जनवरी तक इसके अंदर अगर IMF का डंडा पाकिस्तान के ऊपर रहा और हम अपने रियल एस्टेट के ऊपर कोई सब्सिडी या कोई एमएसपी ना दे सके, या हम अपने रिटेल के ऊपर कोई बड़ा जो है वो क्रैक डाउन ना कर सके, तो ये तमाम की तमाम जो है इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आएगी। और इस बात का इम्कान है कि कम से कम जो जनवरी से लेकर जून तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे वो कमो बेश जो है वो 7.5 से 12% तक का प्रॉफिट जो है कमा सकेंगे, क्योंकि और आपके पास इन्वेस्टमेंट का कोई एवेन्यू ही नहीं। ठीक है, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे टैक्स कलेक्शन के हवाले से, क्योंकि कोई भी मुल्क सर्वाइव कर ही नहीं पाता टैक्स के बगैर। ज़ाहिर है जब आवाम टैक्स देंगे तो ही मुल्क को है आगे बढ़ पाएगा। और इसके साथ साथ टैक्स कलेक्शन में क्या कोई वाकई बेहतरी आ रही है? कि बड़े अच्छे इकदाम तो नज़र आए थे, प्रैक्टिकली क्या नज़र आ रहा है? और मुस्तकबिल में क्या हम इस सिचुएशन में आ सकते हैं कि जो बार बार IMF की तरफ जाना है इससे गुरेज और फिर अपने ऊपर ही हम इन्हिसार करने लग जाएं? खुदा करे ऐसा हो। देखिए अभी जो फिगर्स कल रात को FBR से आए हैं, तकरीबन 343 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। अच्छा। लेकिन ये कि अब तकरीबन 5 महीनों के अंदर ये शॉर्टफॉल समझ लेंगे, तकरीबन समझ लें कि 343 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का मकसद ये कि तकरीबन 50-70 अरब रुपए हर महीने का शॉर्टफॉल हो रहा है। IMF का जो हमारा टारगेट है वो है 12,930 अरब रुपए का, जो कि पिछले साल
तकरीबन 9,500 अरब रुपए का था। तो तकरीबन आप ये देख लें कि 33 से 34 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ये इजाफा बेस कर रहा था इन्फ्लेशन के ऊपर। अगर आपकी इन्फ्लेशन 20% होती तो 9.5 का 9.5 यानी कि 18% तो आपको, या 1800 अरब रुपए तो खाली आपको इन्फ्लेशन से फर्क पड़ना था। और साथ अगर आप कोई अपने ग्रोथ को देखते 3%, तो कम अज कम जो है वो 400 से 500 अरब रुपए आपको, यानी कि 2200 अरब रुपए आपको जो वो सिर्फ इन्फ्लेशन और ग्रोथ से मिल 8% पर आ गई है। तो वो जो ग्रोथ का मोमेंटम एफबीआर को मिलना था चीजों के ऊपर, जैसे अगर घी के बात, चीनी की बात करते हैं, अगर चीनी इस वक्त 200 रुपए किलो होती तो 34 रुपए जीएसटी मिल रहा होता। इस वक्त चीनी हुई भी है 135 रुपए। तो और जो हुकूमत ने इसका एस्टिमेट लगाया था वो 155 पर लगाया था। जब 155 के ऊपर आप जीएसटी लगाएंगे तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट 27 रुपए के आसपास बन रहा होगा। तो अब ये चूंकि और कम हो गया तो हुकूमत को 27 के बजाय अब 23 रुपए जो है जीएसटी मिल रहा है। इसी तरह और चीजों के अंदर भी हो रहा है, क्योंकि कुकिंग ऑयल जो है वो उसके ऊपर जीएसटी था, वो 750 रुपए किलो हुआ था। कुकिंग ऑयल जो है 750 रुपए, 700 रुपए कुकिंग ऑयल की कीमत, उसके ऊपर 17% 18% जीएसटी मिल रहा था। अब वो कम, क्योंकि उसकी कीमत 530 के ऊपर आ गई है, तो अब हुकूमत को जीएसटी की शरह में कमी मिल रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो IMF मुतमईन इसी बात पर हुआ है कि जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, जो कि तकरीबन 8.7% था, वो अब 10.5% को पहुंचा हुआ है। और IMF का कहना भी यही होता है कि आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ना शुरू होगी तो IMF मुतमईन होगा। इसीलिए ये जो हम जिसे कह रहे हैं कि आपको याद होगा अक्टूबर के अंदर वजीर खजाना ने कराची में ऐलान किया था कि IMF नहीं मान रहा और हमें सनतों के ऊपर और जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर टैक्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन वजीर आजम ने और जो इस वक्त चेयरमैन एफबीआर है, उन्होंने मुतबादल के ऊपर IMF को मनाया। उन्होंने ये कहा कि आप हमें जो है वो 6 महीने का टाइम दिसंबर तक का दें, हम देखते हैं उसके बाद हम कितना जो है वो अपने शॉर्टफॉल को कम कर पाते हैं। इन हालात में भी इन 6 महीनों के अंदर आप अगर उठा के देखें तो इस्लामाबाद के अंदर खास तौर पे आपको जमात इस्लामी का धरना पिंडी में नजर आएगा। और पिंडी का वो जगह जहाँ से राजा बाजार को रोड जाती है, वहाँ 10 दिन का धरना जमात इस्लामी का हुआ। और पूरा का पूरा जो मेन हब था पिंडी का, राजा बाजार की साइड या बाग की साइड, वो मुतासिर हुई। उसके बाद फिर 3 धरने जो है वो PTI की जानिब से हुए। इसके अलावा जो है वो मजहबी जमातों की जानिब से धरने हुए। महारंग बलोच साहिबा की जानिब से जो है वो आपको रैलियां नजर आई। ये तमाम की तमाम वो चीजें हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को डिस्टर्ब करती हैं। इरफान, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान ने IMF के साथ ये प्रोग्राम 12 जुलाई को फाइनल किया था तो 18 जुलाई को ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने ये कहा था अगर आप किसी चीज से खतरा है तो पाकिस्तान के शहरों में होने वाले मुजाहरे हैं। और उस दिन से हम इसी बात पे परेशान थे कि ये मुजाहरे जो है वो मौशी सरगर्मियों को परेशान करेंगे, जो रोजाना रोजगार कमाने वाले मजदूरों को परेशान करेंगे, और जो वो शाम को घी, चीनी, आटा लेके जाएंगे, उससे जो टैक्स कलेक्शन होती है वो मुतासर हो रही होगी। तो अब जो खतरा था वो यही था कि अर्बन एरिया से जो टैक्स कलेक्शन होगी वो मुतासर हो रही होगी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये शॉर्टफॉल जहाँ महंगाई कम होने की वजह से बढ़ रहा है, वहीं साथ साथ जो पाकिस्तान में मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं उनकी वजह से भी नुकसान हो रहा है। तकरीबन एक एस्टिमेट है तकरीबन 170 बिलियन रुपीस का हर रोज एक हड़ताल से नुकसान होता है। इसी तरह जो हमारा टैक्स कलेक्शन है वो एफबीआर को भी जवाब मिल रहा है कि जी वो तो जो है वो टैक्स टारगेट पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अगर कंटेनर ही नहीं चल रहे होंगे, सामान सप्लाई हो ही नहीं रहा होगा, सप्लाई चेन ही नहीं मुतासर हुई पड़ी होगी, तो फिर कहाँ से जो है वो टैक्स जमा होगा। और साथ साथ इन हालात में भी इस पाकिस्तानी कौम में नवंबर में तकरीबन 890 अरब रुपए का टैक्स जो है वो एफबीआर को दिया। इसके रेमिटेंस में भी इस हवाले से खबरें आई थी ना, रेमिटेंस में भी बड़ी तादाद में इजाफा हुआ है, बड़ी मिकदार में। जी, रेमिटेंस जो है वो हमारे अक्टूबर की नवंबर में जो है वो $3 अरब से तजावुज करेंगे। उन्होंने अक्टूबर में $3 अरब से तजावुज किया था। इसके साथ साथ जो है सबसे बड़ी बात जो जिसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, उसके अंदर बड़ा मैसिव इंक्रीज आ रहा है। जो पाकिस्तान में खासतौर पे जो हम तमाम के तमाम सार्फिन पेट्रोल और डीजल के ऊपर लेवी देते हैं, ये लेवी जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है, जो कि NSP का हिस्सा नहीं होती। और ये सिर्फ विफाक अपने खसारे इससे पूरे करता है, इसीलिए विफाक जो है वो सरप्लस आया है अपने बजट डेफिसिट के अंदर। और साथ साथ जो है वो पाकिस्तान की 6 साल की तारीख में जो है वो सबसे लोएस्ट जो है इन्फ्लेशन अगले हम जनवरी में देख रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेब निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें सारी माशी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप जहाँ मुख्तलिफ़ ख़बरें और रोज़ टेलीविज़न पर मुख्तलिफ़ करंट अफेयर प्रोग्राम्स में आप देखते हैं कि मनफी ख़बरें, सियासी ख़बरें, जहाँ तनकीद हुकूमत पर, वहीं हुकूमत के कुछ कारनामे भी सामने आ रहे हैं और इन कारनामों से लगता है कि वो मईशत पाकिस्तान की जिसे डिफ़ॉल्ट कहा जा रहा था कि खुदा न खास्ता हो सकता है पाकिस्तान, उससे अब निकलने के बाद संभलने लगी है और मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी माशी इदारों में अब बेहतरी आने लगी है। शेब निज़ामी हमें आगाह करें तो कुछ सियासी गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन एक पहले ब्रेक हमारे साथ रहिए।